बहुत समय की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब और बेबस परिवार रहता था। इस परिवार में एक बीमार और लाचार बूढ़े इंसान श्यामलाल रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सुरेश और मंझला बेटा रघु और एक सबसे छोटा बेटा मदन रहता था। देखो मेरे बच्चों, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कैसे रहोगे। इसलिए मेरे पुत्रों, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इस घर का बड़ा बेटा सुरेश है और मैं उसे ही यह जिम्मेवारी सौंप कर जा रहा हूं कि अपने दोनों भाई का ख्याल रखना, कभी झगड़ा मत करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम लोग बराबर बराबर हिस्से का संपत्ति आपस में बंटवारा कर लेना। देखो रघु और मदन, तुम्हारा बड़ा भाई सुरेश है, उसका आज्ञा का पालन करना और वो जो फैसला ले उसे अपना समझकर निभाना। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, अभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। बिंदिया आपको पिता कहती है, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जाएंगे? हे भगवान, आपको मेरे पिताजी पर थोड़ा भी तरस नहीं आता क्या? मदन अपने पिता के लिए बहुत दुखी था, लेकिन इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बहुत दुखी होते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सुरेश, रघु और मदन अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। देखो मेरे भाई, पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दिए है कि संपत्ति का बंटवारा मैं करूंगा। अब तुम लोग बताओ, क्या यह फैसला तुम लोगों को मंजूर है? भैया, आप तो बड़े हो और आप जो फैसला करोगे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मदन से भी पूछ लो, शायद इससे कोई एतराज हो। अरे नहीं भैया, आप लोग तो मुझसे बड़े हो, भला मुझे क्या एतराज होगा? आप लोग जो फैसला करोगे मैं हुक्म समझकर पालन करूंगा। ऐसे भी पिताजी मरने से पहले कहे थे कि बड़े भाई का फैसला मानकर आगे बढ़ना। तब तो ठीक है, चलो फिर देर किस बात की। सबसे पहले हम लोग खेत का बंटवारा करेंगे। तीनों भाई आपस में सलाह मशवरा करने के बाद खेत का बंटवारा करने जाने लगते हैं। देखो भाई, हमारे पिताजी के पास यही 2 खेत है और हम लोग 3 भाई हैं। इसमें बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है कि 2 खेत हैं, लेकिन इसके बीच एक मेर है। इसलिए एक खेत मैं और एक खेत मंझला भाई रघु का होगा। बचा इसका बिच का मेर तो वह छोटा भाई मदन का होगा। अब बताओ भाई लोग, क्या मेरे यह फैसला से कोई दिक्कत है? अरे नहीं भैया, मुझे आपके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मदन से भी पूछ लो, क्या पता इससे कोई दिक्कत हो। दोनों भाई बहुत चालाकी से अपने अपने खेत ले लेते हैं और बीच का मेर मदन को दे देते हैं। मदन को यह फैसला मंजूर नहीं होता है, लेकिन वह अपने पिता के वचनों से बंधा हुआ था। वह चाहकर भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि मदन उनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं। आप जैसा फैसला किए हो मुझे मंजूर है। ऐसे भी आप मेरे बड़े भैया हो, आप कोई भी फैसला करोगे इसमें सबकी भलाई ही होगी। तो ठीक है मदन, अब चलो अगला बंटवारा करने। ये रहा हमारे पिताजी के द्वारा लगाए 2 जामुन के पेड़। इसका भी बंटवारा करना मुश्किल है, लेकिन मेरा फैसला यह है कि एक जामुन का पेड़ मैं रख लेता हूँ और एक पेड़ मंझला भाई रघु रख लेता है। लेकिन हाँ, पैर पर मेरा और रघु का हक रहेगा, लेकिन इसके दोनों जरों पर मदन का हक रहेगा। अब बोलो भाई, क्या इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज है? वाह भैया वाह, आपका फैसला तो मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हाँ, एक बार मदन से पूछ लेना अच्छा रहेगा। बोलो मदन, क्या तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? हाँ भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। भला मैं आपके खिलाफ क्यों रहूं? पिताजी मरने से पहले कहकर गए थे कि तीनों भाई मिलजुल कर रहना, कभी झगड़ा मत करना। इसीलिए आप जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। चलो तो ठीक है, लगभग सारे संपत्ति का बंटवारा हो ही गया है। बस एक चीज बचा है और वो है घर का बंटवारा। चलो उसे भी कर लेते हैं। तीनों भाई अब घर का बंटवारा करने चले जाते हैं। अभी तक जितना भी बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मदन का ही घाटा हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे घर में 4 कमरे हैं। इसमें भी बंटवारा करने में मुश्किल हो रहा है। क्यों ना 2 कमरे मैं रख लेता हूँ और 2 कमरे मंझले भाई रघु रख लेता है। बाकी बचा घर का जो छत है उसे मदन को दे देते हैं। अब बोलो भाई लोग,
क्या यह फैसला आपको मंजूर है? एकदम मंजूर है भैया। आपका फैसला मुझे मंजूर ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन मदन को भी तो मंजूर होना चाहिए। बोलो मेरे छोटे भाई, क्या भैया का फैसला तुम्हें मंजूर है? सुरेश के इस फैसले से मदन एकदम टूट जाता है। सारे फैसलों से यह फैसला काफी ज्यादा मदन को तोड़ देता है। लेकिन मदन भी क्या करे, वह अपने पिता के वचनों से बंधा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है भैया, अगर आपका यही फैसला है तो इसे भी मैं आंख मूंद कर स्वीकार करता हूँ। ऐसे भी पिछले हर फैसला मैंने माना, इसे भी मानूंगा। बहुत अच्छा मदन, तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर हुआ। मुझे अच्छा लगा। चलो, बंटवारा यहाँ खत्म होता है। अब बंटवारा पर सभी लोग अटल रहना। अरे ये क्या भैया, आपने एक चीज का बंटवारा तो किया ही नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो रघु? मुझे नहीं लगता कि अभी भी बंटवारा करने को कुछ बचा होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि कुछ बच गया है तो बताओ, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ भैया, आपने सभी का बंटवारा कर तो दिया, लेकिन पिताजी के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे, उसे भी बंटवारा कर दो। आप रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। श्यामलाल के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे। रघु उसे भी बंटवारा करने को बोलता है। रघु घर के अंदर से एक मटका पैसा लाता है और जमीन पर रख देता है। उसमें कुछ सिक्के पुराने थे और कुछ सिक्के चमक रहे थे। देखो भाई, ये कुछ पैसे हैं जिसे पिताजी ने बहुत संभाल कर अपने पास रखा था। चूंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसे हम आपस में बराबर बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत पुराने सिक्के हैं जिनका आजकल जमाने कोई मोल नहीं, इसलिए ये सिक्के मैं चाहता हूँ कि मदन तुम रख लो, और जो सिक्के तत्काल में चल रहा है उसे मैं और रघु आपस में बराबर बांट लेते हैं। बोलो भाई, क्या कहते हो? तुम्हें ये फैसला मंजूर है? हाँ भैया, मुझे तो आपकी हर फैसला मंजूर है। बोलो मदन भाई, तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? ठीक है भैया, अगर मेरी किस्मत में यही पुराने सिक्के लिखे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दोनों भाई आपस में सिक्के बांट लेते हैं जो अभी के जमाने में चलता हो, और पुराने जमाने के धातुओं से बने सिक्के मदन को दे देते हैं, जो आज के जमाने में उसका कोई मोल नहीं। मदन निराश तो था, लेकिन फिर अभी वो सिक्का लेकर घर के अंदर जाने लगता है। तभी अरे ओ मदन, घर के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हें बंटवारा का मतलब समझ नहीं आया क्या? बंटवारा हो चुका है और उसके हिसाब से 2 कमरे मेरे और 2 कमरे रघु के हैं। तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं सिवाय छत के। अरे भैया, तो मैं कहाँ जाऊं? आप सब 2-2 कमरे ले लिए, अब मैं कहाँ रहूं? मेरा भी नया नया शादी हुआ है, अपनी पत्नी को लेकर छत पर रहूं क्या, जो सिर्फ खप्पर और घास फूस का बना है? मदन भाई, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कोई भी फैसला हमने ऐसे तो नहीं किया जिसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं थी। हर फैसला तुमसे पूछकर ही किया था। अब हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें घर छोड़कर जाना ही होगा। अब तुम कहां रहोगे, ये तुम्हारी समस्या है। पिताजी के कहने के अनुसार हमने बंटवारा कर दिया। मदन अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाता है। अनजाने में मदन ने गलत फैसलों का शिकार हो गया। सुरेश और रघु मदन और उसकी पत्नी दोनों को घर से लात मारकर निकाल देते हैं। मदन बेचारा मायूस घर से बेदखल हो जाता है। मदन गांव से बाहर एक जंगल में झोपड़ी का एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। मदन कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। हे भगवान, ये आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मेरी गलती यह है कि मैंने उन्हें अपना भाई माना, या मेरी गलती यह है कि मैंने उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया? अब जीवन भर रोते रहो। जब बंटवारा हो रहा था तब क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? आपका सिर्फ एक ही गलती है कि आपने उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, जो वो लोग इस लायक है ही नहीं। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। हाँ बिंदिया, तुमने ठीक कही। वो लोग मेरा विश्वास का ही गलत इस्तेमाल किए हैं। वो लोग मेरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भगवान सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पहले जमाने के कुछ सिक्के हैं। मैं इसे मुखिया जी के पास ले जाता हूँ, शायद वो इसके बदले कुछ नए सिक्का दे दे। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। मदन पुराने सिक्के लेकर गांव के मुखिया के पास जाने लगता है। उसे यकीन था कि मुखिया उसकी मदद जरूर करेंगे। अरे मदन, तुम मेरे यहाँ?
बताओ क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। मदन वो सारी बात विस्तार से मुखिया को बताता है। जो उसके भाई उसके साथ किया पूरी बात बता देता है। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ मुखिया जी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय इन पुराने सिक्के के। क्या आप इसके बदले मुझे नया सिक्का दे सकते हैं जो अभी तत्काल में चलता हो? अरे मदन, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर क्या करूंगा, ये अब चलन में नहीं रहा। ये तो हमारे दादा के जमाने का सिक्का है, इसे तुम अपने पास ही रखो। और रही बात बंटवारा की, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारा घर का मामला है। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। तुम मेरे खेतों में काम करो, इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बोलो, क्या तुम करोगे? अरे वाह मुखिया जी, आपने तो मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। मैं जरूर करूंगा। लेकिन मुखिया जी, आज मैं कुछ नहीं खाया हूं और मेरी पत्नी भी भूखी है। अगर आप हमें कुछ पैसे दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खेतों में काम करके पैसे चुका दूंगा। मुखिया दयालु इंसान था। वह मदन को कुछ पैसे दे देता है। मदन खुशी खुशी अपनी कुटिया में जाता है और पत्नी से कहता है, अरे बिंदिया, मुखिया जी बहुत दयालु है। वह हमें अपने खेतों में काम दिए है। कल से हम दोनों उनके खेत में काम करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। हमारे पास काम की कमी थी और वो भी पूरा गई। अब बस खेतों में काम करेंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा अपना गुजारा करेंगे। हाँ बिंदिया, तुम ठीक बोल रही हो। भगवान एक तरफ रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे तरफ खोल देते हैं। अब यहाँ से हमारी एक नई जीवन की शुरुआत होगी। मदन और उसकी पत्नी को काम मिल जाने के कारण दोनों काफी खुश होते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों मुखिया के खेत में काम करने निकल जाते हैं। चलो बिंदिया, अब अपने काम पर लग जाते हैं। हमारे नसीब में यही है, जितना मेहनत करेंगे उतना भगवान हमें फल देंगे। मदन खेत में काम करना शुरू कर देता है। बिंदिया भी उसकी मदद करने लगती है। अरे भैया, हमारे खेत में फसल इस बार काफी अच्छा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारी तकदीर तो बहुत अच्छा है भैया। हम दोनों ने अपनी अपनी जमीन ले ली और बिच का मेर मदन को थमा दी। आखिर वो इस मेर का क्या ही करेगा। इसका पूरा लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। अरे हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो। उसका तो किस्मत ही फुट गया है। सारे संपत्ति में उसको ऐसा चीज दिया है जिसे उसका कोई काम नहीं। सारा का लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। वाह रे रघु भाई, वाह, मजा आ गया। मदन के दोनों बड़े भाई उस पर हंस रहे थे, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं कि अगर मदन चाह जाए तो इनका जीना हराम कर सकता है। लेकिन मदन बेचारा भोला था। उसे इतना ज्ञान नहीं कि आखिर इनसे बदला कैसे लिया जाए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी मदन मेहनत करना नहीं छोड़ता है। बिंदिया मदन से कहती है, चलो जी, अब घर चलते हैं। आखिर कब तक इस खेत में अपना पसीना बहाते रहेंगे। देखो तो सुबह से शाम हो गई। चलो घर, कल फिर आएंगे और बचा काम कल ही करेंगे। हाँ बिंदिया, चलो, शाम काफी हो चुकी है। मदन और बिंदिया दोनों घर आ जाते हैं और दोनों बैठकर सोचने लगते हैं। अरे भगवान, मैं खेतों से थका आया हूँ और तुम हो कि महारानी की तरफ बैठी हो। मुझे भूख लगी है, जो भी खाने को है ले